हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। और बेसिकली ये कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। अ बिग डिस्क्लेमर वीडियो शुरू करने से पहले कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट इसके बारे में डिटेल में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और एट द एंड फिर कंक्लूड करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए और किस इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का कामकाज क्या है और कंपनी का जन्म कब होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें कंपनी ने मेंशन किया है कि बेसिकली ये जो कंपनी जानी जाती है वो अपने इनोवेटिव एंड ग्रीन सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। अब इनोवेटिव मीन्स से जो भी कस्टमर की नीड्स है, सो उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके और नए प्रोडक्ट्स लाना। और साथ ही साथ आप देखोगे तो ग्रीन सॉल्यूशंस है, दैट मीन्स विच इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सो दिस इज़ द रीज़न कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कंपनी स्पेसिफिकली जानी जाती है क्लीन केमिस्ट्री के लिए, जो कि ग्रीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट इन दिस कंपनी। ये चीज़ हो गई। इसके साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका जन्म होता है 2003 में। 2003 से कंपनी काम कर रही है। और मोस्टली आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका जो मेन कामकाज है वो दो तरीके के केमिकल्स में है बेसिकली। एक तो फाइन है और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स। फाइन केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, और इसका जन्म होता है 2003 से। साथ ही साथ ये अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है, R&Ds के लिए जानी जाती है, इन हाउस इनकी जो R&D होती है उसके लिए कंपनी जानी जाती है। यहाँ पे कंपनी ने अपने विजन एंड मिशन को स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। विजन कंपनी का है कि ग्लोबल लेवल पे कंपनी, आप कह सकते हो कि अपना नाम बनाना चाहती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे मिशन देखोगे तो इनका मिशन जो है वो अपने कस्टमर्स को वैल्यू सर्विस प्रोवाइड करना और वैल्यू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, जो भी इनके कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए और नेचर के साथ इन लाइन होने चाहिए, मतलब इको फ्रेंडली होने चाहिए जिस पे काम करते हैं। यहाँ पे कुछ कंपनी के की पॉइंट्स हैं और आप इसको एज अ डिफरेंशिएटर्स भी ले सकते हो, जो कि कंपनी बाकी कंपनी से अलग बनती है इन कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। यहाँ पे पहला जो कंपनी ने मेंशन किया है वो ग्लोबल लीडर्स हैं, क्योंकि ग्लोबली कंपनी अपना एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स को। ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है। दूसरा आप देखोगे कि प्रीफर्ड पार्टनर ऑफ चॉइस है। साथ ही साथ स्टेट ऑफ आर्ट है, और इनके प्रमोटर्स जो हैं उस वजह से भी ये अपने बाकी कंपटीटर से आगे हैं। देन यहाँ पे कंपनी ने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं जो इनकी सस्टेनेबल ग्रोथ है। उसके लिए इनका आप कह सकते हो कि इंटीग्रेटिंग इनोवेशंस जो रहता है वो टाइम टू टाइम रहता है। और बेसिकली इसमें आप देखोगे कंपनी बेसिकली इसको आप इसका शॉर्ट फॉर्म देख सकते हो, CSTL भी इसको कहते हैं, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमने पहले ही देखा 2003 में इसका जन्म होता है। देन इसी के साथ कंपनी ने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि इसका जो प्राइमरी फोकस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स रहते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे जो इनका खुद का R&D सेंटर्स हैं। बेसिकली R&D मीन्स रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। जिसमें पहले कोई भी अगर नया प्रोडक्ट इनोवेट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में पहले रिसर्च करी जाती है एंड एज पर द रिसर्च उसको डेवलप किया जाता है। तो वो इनका इन हाउस, दैट मीन्स इनका इस कंपनी का खुद के R&D सेंटर्स हैं जिस पे ये अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनकी इनोवेशन की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी आप कह सकते हो कि इमर्ज होके आई है और ग्लोबली इसने अपना नाम ऑलरेडी बना लिया है। कुछ क्रिटिकल स्पेशलिटीज़ जो रहती हैं उनमें ये प्रोडक्ट्स अपने सप्लाई करती हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसका जो प्रेजेंस है जिसमें प्रोडक्ट ये अपने सप्लाई करती है वो 35+ कंट्रीज़ है। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा इनके 500 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, और इनको जो सर्टिफिकेशंस वगैरह मिले हैं वो 16+ है। जो इनका एम्प्लॉय काउंट है वो 1300 के ऊपर है। इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एक फैक्टर है जो कि करंट सिचुएशन को लेके थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इस टाइम एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के डेटा बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इनका ज़्यादा जो भी रेवेन्यू आता है वो मोस्टली एक्सपोर्ट से ही आता है। 72% इनका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनका जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है वो जीरो होता है। दैट मीन्स दिस इज़ द रीज़न कि ये क्लीन केमिस्ट्री पे इतना वर्क करते हैं कि इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिस वजह से इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होता। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस कंपनी। इनका जो लिक्विड डिस्चार्ज रहता है वो जीरो रहता है इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ से। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की कुछ कोर वैल्यूज़ हैं जो कि कंपनी ने मेंशन करी है। पहला इंटीग्रिटी हो जाता है। बेसिकली इंटीग्रिटी मींस कि आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, वेदर इट्स अ कस्टमर और स्टेक होल्डर, उनके साथ आप कैसा बिल्ड कर रहे हो अपना रिलेशनशिप। दैट मीन्स इंटीग्रिटी मीन्स कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, जो कि एडेड एडवांटेज होता है। ये इनके कोर वैल्यूज़ है। देन इसी के साथ इनोवेशन भी है। इनोवेशन अगेन कंपनी में मेंशन किया है कि विदाउट इनोवेशन, अगर इनोवेशन नहीं होता है तो कंपनी का सर्वाइव कर पाना ही बहुत मुश्किल है। दैट मीन्स इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, और जो कि हमने स्टार्टिंग से इनके काफ़ी स्टेटमेंट्स में पढ़ा भी है। देन इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ बिजनेस सेगमेंट्स के रेवेन्यूज़ लिखे हैं। टोटल 3 सेगमेंट्स हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे। जो पहला सेगमेंट्स आता है वो परफॉर्मेंस केमिकल्स के थ्रू आता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यही जनरेट करके देता है। बेसिकली परफॉर्मेंस केमिकल्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस केमिकल्स, आप नाम से ही आइडिया आपको लग रहा होगा कि बेसिकली ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सेगमेंट हो गया इनका। इसी के साथ दूसरा सेगमेंट है फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स, और ये जो केमिकल्स होता है ये फार्मा इंडस्ट्री या फिर एग्रो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वाइडली। देन इसी के साथ जो हमारा थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम है वो FMCG केमिकल्स हैं, और ये बेसिकली FMCG कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है, जो हमारी फूड्स कंपनीज़ होती है उनसे रिलेटेड।
सो जैसा हमने देखा था कि कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका प्रेजेंस अराउंड 35 कंट्रीज़ में है, जो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन भी कर रखा है। सो आप यहाँ पे पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जस्ट टू गिव यू ए बैकग्राउंड। काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इनका, हमारे खुद के कंट्री में भी है, डोमेस्टिक में भी रीच है इनकी इंडिया में, इसी के साथ कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, दुबई। तो काफ़ी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनीज़ में इनका प्रेजेंस है। और यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली अपना जोग्राफी वाइज रेवेन्यू प्रेजेंट किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये डोमेस्टिक से यानी कि हमारी खुद की कंट्री से इनका 28% का रेवेन्यू आता है, अमेरिका से 16% आता है, यूरोप से 16% आता है, और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो चाइना करता है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है इनका वो चाइना से आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 6% आता है। सो नोट करने वाली पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं एक्सेसरेट करूँगा। सो बेसिकली चाइना पे इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, और इस कंपनी को बेनिफिट हुआ था जब आप कह सकते हो चाइना का सप्लाई कम हो गया था। सो वहाँ पे इन कंपनी का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, बट अभी वापस से चाइना का मार्केट खुलने लगा है। सो उनकी तरफ से भी अभी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। सो ये शॉर्ट टर्म में फॉर श्योर ये थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, और एक्सपोर्ट से इतने अच्छे अभी रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उनके डेटा जितने भी केमिकल कंपनीज़ के आए हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली कंपनी का कुछ माइलस्टोन्स हैं और जर्नी रही है जो कि कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। सो जो इसका नाम पड़ता है वो 2006 में पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो अपना नाम चेंज किया वो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, जिसको नाम मिला है वो 2006 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ है ये नाम। और ये इसलिए रखा गया क्योंकि इनका जो विजन है और जो इनकी फ़िलासफ़ी है तो उसको ये फॉलो करता है, तो इस वजह से ये नाम रखा गया। देन 2009 में यहाँ पे कुछ हर साल कंपनी ने कोई ना कोई नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करे और वो बनाने शुरू करे। सो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, सो ज़्यादा आइडिया इतना नहीं रहता है केमिकल प्रोडक्ट्स का, अपन डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, ये भी एक रीज़न है। बट देन यहाँ पे आप देखोगे तो 2009 में कंपनी ने 2 प्रोडक्ट्स कह सकते हो लॉन्च करे। MEHQ, बेसिकली MEHQ मिक्विनॉल बोलते हैं इसको, ये एंड ग्लूएकॉल, ये 2 प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए। देन इसी के साथ आप देखोगे 2011 में इसने वापस से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया 4MAP करके। 2014 में BHA करके एक प्रोडक्ट इनका केमिकल प्रोडक्ट उसको लॉन्च किया। और ये सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो भी कंपनी इनोवेट करके लॉन्च करती है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2018 में एनिसोल करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि यूनिक वेपर फेस टेक्नोलॉजी से बना होता है। देन इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो 2020 में कंपनी ने DCC करके एक इनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया। देन 2021 में हेल्थ सीरीज़ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। 2022 में PBQ एंड TBHQ करके प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च किया। 2023 में आप देखोगे तो काफ़ी प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे, जिसमें कि पहला हो जाता है हेल्थ 774 हाइड्रोक्सी टेम्पो। देन इसी के साथ आप यहाँ पे देखो MEHQ एक्सपेंडेड कैपेसिटी में इन्होंने वापस से बनाना शुरू किया, और BHA की भी कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा दी। ग्लूकोल एंड MEHQ इन तीनों की कैपेसिटी 50% के साथ कंपनी ने बढ़ा दी। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा था कि सेगमेंट वाइज कैसा रेवेन्यू रहा था, तो यहाँ पे कंपनी ने परसेंटेज टर्म्स में अपने सेगमेंट के रेवेन्यूज़ को मेंशन किया हुआ है, जिससे कि हमें एक आइडिया लगेगा। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेगमेंट रेवेन्यू में वो परफॉर्मेंस केमिकल है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड्स में भी देखा था, अराउंड 69% ये कंट्रीब्यूट करता है। देन इसके बाद हमारा फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स हैं, बेसिकली ये भी केमिकल्स हैं जो कि फार्मा एंड एग्रो केमिकल्स रहते हैं, जो कि 19% कंट्रीब्यूट करते हैं, और FMCG केमिकल्स 11% कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है। सो बेसिकली इसमें जो एक्चुअल प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो मेंशन किया है, और उनके प्रोडक्ट्स किस जगह पे एग्जैक्टली यूज़ होते हैं उसके यूसेज कंपनी ने मेंशन करे हुए हैं। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस केमिकल्स की, और परफॉर्मेंस केमिकल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है अराउंड 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सो हम शॉर्ट फॉर्म से लेके चलेंगे इसके। MEHQ हो गया, BHA हो गया, हेल्थ हो गया, TBHQ हो गया, AP हो गया। ये 5 प्रोडक्ट्स कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल्स के अंडर बनाती है। सबसे पहले हम देखते हैं MEHQ। सो बेसिकली MEHQ जो इनका कंपाउंड है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका यूसेज आप देखोगे कि इसका यूज़ कहाँ होते हैं। तो इसके यूज़ होते हैं इंक्स में, पेंट्स में, एडिटिव्स में, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे कुछ इसके यूज़ होते हैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट रहता है AP करके, इसका मेनली जो यूज़ आता है वो कॉस्मेटिक्स में आता है, इन्फेंट फूड फॉर्मुलेशंस में आता है, जो बच्चों के जो छोटे बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं फूड्स उसमें रहता है, और ब्रेकफास्ट सीरियल्स में रहता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो रजिस्टर्ड है विद US FDA एज एन ऑथराइज्ड फूड फैसिलिटी। सो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी केमिकल अगर फूड में यूसेज है उसका, सो फॉर श्योर उसको बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ता है, उसको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। सो बहुत ही टफ कंपटीशन रहता है इसमें, जो कि कंपनी के पास ऑलरेडी US FDA से ऑथराइज्ड है इसकी जो फूड फैसिलिटी है। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इसी के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो हेल्थ है इनका। सो इसका यूसेज क्या रहता है, जो लाइट स्टेबलाइजर्स रहते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि जो वाइड रेंज ऑफ पॉलीमर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। एक्चुअल आप देख सकते हो जो इंडस्ट्रीज़ में इसका यूसेज है, पहला ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इसी के साथ एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, पेंट्स एंड पिगमेंट्स में यूज़ होता है। तो ये सारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका डे टू डे लाइफ में यूसेज रहता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट जिसको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनकी प्रोडक्ट वाइज रैंकिंग इन्होंने बताई हुई है। सो पूरे दुनिया में ये 3 प्रोडक्ट्स MEHQ, BHA एंड AP, सो बेसिकली ये तीनों प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में टॉप नंबर 1 रैंकिंग पे आते हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दीज थिंग्स। देन अगर नंबर 2 की रैंकिंग देखें कि वर्ल्ड में नंबर 2 की रैंकिंग पे कौन सा आता है, तो TBHQ है, इनका ही खुद का प्रोडक्ट है, ये पूरे दुनिया में नंबर 2 रैंकिंग पे आता है। और इंडिया में जो नंबर 1 रैंकिंग पे आता है वो हेल्थ करके इनका आप कह सकते हो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आता है।
देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स दे रखे हैं। सो बेसिकली इसमें 3 तरीके के स्पेसिफिक कंपाउंड्स और प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं जो कि कंपनी बनाती है। ग्लूकोल हो गया, डीसीसी हो गया एंड पीबीक्यू हो गया। सो जो इसके एप्लीकेशन एरियाज़ हैं, इन शॉर्ट जो इसके यूसेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो ग्लूकोल जो रहता है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल कंपाउंड है और इसका वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सो इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली जो इसके यूसेज होते हैं वो ज़्यादातर एपीआईज़ में होते हैं। सो बेसिकली ये जो एपीआईज़ होती हैं, जिनको नहीं पता है, सो एपीआईज़ मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और ये एपीआईज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपनी दवा वगैरह बनाने के लिए। सो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो डिफरेंट एपीआईज़ हैं उसमें से ग्लूफिनिसिन हो गई। देन आप इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ एपीआईज़ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है। सो मैं बहुत ज़्यादा मुझे भी आइडिया नहीं है बिकॉज फार्मास्यूटिकल्स में डिफरेंट एपीआईज़ यूज़ होती हैं। और सो ये कुछ की स्पेसिफिक आप कह सकते हो जो एपीआईज़ हैं उसमें इनके यूसेज होते हैं। देन इसी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके अलावा जो यूसेज होता है वो फूड इंग्रेडिएंट्स के तौर पे भी इसका यूसेज होता है और फ्रेगनेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। देन जो इनका दूसरा प्रोडक्ट है डीसीसी, तो इसका आप कह सकते हो इसका जो पोटेंट है वो रिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। और इसके आप जो यूसेज कंपनी ने बताए हैं वो सिंथेसिस एमाइड्स है, ईस्टर्स है एंड एनहाइड्राइड्स है। सो ये इस जगहों पे इसका यूसेज होता है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है जो अगेन प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट एपीआईज़, जिसमें कौन कौन सी एपीआईज़ प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर रखा है। इसी के साथ एडिशनली डीसीसी जो रहता है वो पेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को बनाने में भी इसका काम आता है ये। और इसी के साथ आप देखोगे तो एज अ मतलब इसको सर्व करते हैं एज अ री एजेंट फॉर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ये स्पेसिफिक ड्रग की कैटेगरी है जिसमें इसका यूज़ हो जाए। देन यहाँ पे एफएमसीजी केमिकल्स जो कंपनी बनाती है वो मेंशन कर रखे हैं। सो बेसिकली इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी में। एक हमारा हो गया 4-मैप एंड दूसरा हो गया एनिसोल। एंड इसके जो एप्लीकेशन एरियाज़ हैं, इन शॉर्ट जो इसके यूसेज हैं, सो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो जो 4-मैप है वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है और बेसिकली एक तरीका स्वीटनर होता है। सो स्वीट या फ्रूटी टाइप का होता है और इसको इंडिकेट किया हुआ है जस्ट लाइक वेनिला की तरह होता है। और इसके जो यूसेज बताए गए हैं वो यूसेज जो इसके रहते हैं वो कॉस्मेटिक्स में ज़्यादातर रहता है जो कि एडिटिव्स में यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ इसके यूसेज सनस्क्रीन में भी होते हैं, इस केमिकल का यूज़ सनस्क्रीन में भी किया जाता है। और इसी के साथ जो फूड में फ्लेवरिंग का काम होता है उसमें इसका यूसेज होता है। साथ ही साथ सिगरेट में जो एडिटिव्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। सो ये इसकी कुछ यूज़ एरियाज़ हो गए। देन इनकी जो दूसरा प्रोडक्ट है एनिसोल, सो इसका आप देखोगे तो ये अगेन वर्सेटाइल केमिकल है जो कि बहुत वर्सेटाइल होता है और इसके वेरियस यूसेज होते हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ यूसेज होते हैं। तो जिसमें कि कुछ इंडस्ट्रीज़ और कुछ की एरियाज़ बताए गए हैं। कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। देन इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज़ होता है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है जो कि यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स में, फ्रेगनेंस या कि परफ्यूम्स में और साथ ही साथ फ्लेवर्स में, जो फूड फ्लेवर्स रहते हैं उसमें। और इसके और जो स्पेसिफिक यूज़ बताए गए हैं परफ्यूम्स हो गए और इनफेक्ट्स फेरोमोन्स हो गए और फार्मास्यूटिकल्स हो गए जिसमें इनके फर्दर यूसेज रहते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी इस प्रोडक्ट को जो बनाती है एनिसोल को, सो एनिसोल पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंपनी बनाती है वो यही कंपनी है जो कि बनाती है। सो वर्ल्ड वाइज सबसे ज़्यादा इस आप कह सकते हो कंपाउंड को ये कंपनी बनाती है जिसके लिए जानी जाती है। सो एग्रो एंड फार्मास्यूटिकल में बेसिकली एक और प्रोडक्ट रह गया है। सो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन पीबीक्यू करके एक और प्रोडक्ट है इनका जो कि एग्रो एंड फार्मा में यूज़ होता है और ये इनका नया प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि कंपनी अभी भी इनोवेट कर रही है, अपने इनोवेट करके नए नए कंपाउंड से प्रोडक्ट्स लॉन्च करती जा रही है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसका यूसेज है वो मैन्युफैक्चरिंग में रहता है, हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूसेज आता है। तो नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा बेसिकली इन शॉर्ट ये एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज अ मोनोमर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट वाइज रैंकिंग आप देखोगे। सो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सो इंडिया में जो नंबर 2 पे रैंक करता है सो उसमें ग्लूकोल आता है जो कि फार्मा एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। और इंडिया में ही नंबर 1 पे पीबीक्यू आता है जो कि यूसेज है जिसका नंबर 1 पे रैंक करता है। और नंबर 2 में थ्रू आउट द ग्लोब जो रैंक करता है वो डीसीसी है जो कि ये कंपनी बनाती है। इसी के साथ जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, सो एफएमसीजी के अंदर जो हमारा एनिसोल आता है और 4-मैप आता है ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पे रैंक करते हैं जो कि ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन करे हैं। सो जो इनकी इंडिपेंडेंट R&D लैब्स है जिसमें ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। सो टोटल 4 R&D लैब्स इनके पास हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं जिसमें बेसिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट्स वो 3 हैं इनके पास। इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इनकी कंबाइंड कैपेसिटी है कि थ्रू आउट द ईयर ये कितना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो 44,000 है और ये MTPA जो है ये बेसिकली मिलियंस टन पर एनम होता है। सो पर एनम 44,000 मिलियन टन ये अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और साइंटिस्ट भी इनके पास रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट थिंग्स। तो इनके पास 90+ साइंटिस्ट हैं आज के टाइम में। और इसी के साथ जो इनके प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अभी R&D चल रही है, सो 8+ प्रोडक्ट्स अभी हैं जिसकी ऑलरेडी R&D इनके पास चल रही है और वंस इट गॉट फिनिश्ड तो वो प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। और जो अच्छी कंपनी की एक पहचान होती है कि वो अपने आप को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है अपने आप में ही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1910 मिलियन रुपीज़ का कंपनी ने कैपेक्स किया है, इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट किया है अपने ही बिज़नेस को ग्रो करने के लिए फर्दर।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी ने मेंशन करी हुई है। सो यूनिट 1 जो है इनकी, ये टोटल एरिया है अराउंड 30,000 स्क्वायर मीटर का, जो कि 7 प्लांट्स जिसमें काम करते हैं। इसी के साथ इनकी जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें 4 प्लांट्स है टोटल, और वो फैली हुई है 24,000 स्क्वायर फीट मीटर में। देन इसी के साथ आपको यहाँ पे तीसरी यूनिट मिल जाएगी। सो जो इनकी तीसरी यूनिट्स है उसमें टोटल 5 प्लांट्स हैं, और उसका जो एरिया है अराउंड 41,000 स्क्वायर फीट का है। देन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ भी मेंशन करी है। सो बेसिकली कंपनी की खुद की 4 सब्सिडरीज़ हैं जो कि कंपनी खुद ओन करती है, और इसके अक्रॉस द बिजनेस ये सब भी कंट्रीब्यूट करती हैं। सो पहली हो गई क्लीन एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इसकी सब्सिडरी है। देन क्लीन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हो गई, यहाँ पे क्लीन साइंस प्राइवेट लिमिटेड हो गई, एंड क्लीन फाइनो केमिकल लिमिटेड हो गई। सो ये टोटल 4 सब्सिडरीज़ है जो कि कंपनी खुद ओन करती है। तो ये कंपनी का खुद का वेबसाइट है, और आप अगर इन्वेस्टर्स हैं या इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, तो फॉर श्योर एक बार आपको कोई भी कंपनी हो, रिस्पेक्टिव मैं इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ABC कंपनी हो, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो फॉर श्योर एक बार तो आपको उसकी वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। उसके वेबसाइट से विजिट करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि कंपनी क्या करती है और कैसे इनोवेट करती है अपने आप को। उस कंपनी के बारे में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो जस्ट एक ऐसा इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट जस्ट एक की मैसेज है जो कि कंपनी ने अपने वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है कि ये कमिटेड हैं अपने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस को लेकर। जैसे कि हमने देखा कि क्लीन साइंस है, दैट मीन्स क्लीन केमिस्ट्री पे ये काम करते हैं, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं सारी स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि आपकी कोई भी दूसरे बिजनेस की नीड्स रह सकती है। सो यहाँ पे अगेन कंपनी ने एक पॉइंट मेंशन किया है, जो इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जो एन नंबर ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, वो स्पेसिफिकली ये कंपनी इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर इसलिए कर पाती है क्योंकि इनके पास खुद का इन हाउस R&D सेंटर्स है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है इनका खुद का है। इसी के साथ जो कंपनी बिलीव करती है वो कंटिन्यूस इनोवेशन पर बिलीव करती है, कि कंटिन्यूसली उसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी रिसर्च करते हैं उसको देन वो डेवलप करते हैं। सो ये की फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को बनाने में। देन यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं इस कंपनी के बारे में, जैसे कि पहला हो गया हमारा कैपेक्स को लेके। सो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स किया था, और स्पेसिफिकली वो कैपेक्स किया गया था यूनिट 3 को। और यूनिट 3 के अंदर आप कह सकते हो, मतलब पहली चीज़ तो ये कंपनी ने मेंशन करी है, जो कैपेक्स किया गया था ये कहीं लोन वगैरह से कंपनी ने कैपेक्स नहीं किया था। कंपनी के खुद के फंड से कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपेक्स किया था। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी जो कैपेक्स है वो यूनिट 3 में इन्होंने जो किया था वो 2 प्लांट्स में किया था, जिससे इन्होंने नए प्रोडक्ट्स बनाए PPQ और TBHQ। ये 2 प्रोडक्ट्स कंपनी ने बना के दिए, और इसी के साथ जो इनके एग्जिस्टिंग कुछ प्रोडक्ट्स थे तो उनकी कैपेसिटी इन्होंने डबल कर दी। किसकी डबल करी? एनिसोल एक प्रोडक्ट था इनका जिसकी कैपेसिटी इन्होंने डबल करी। इसी के साथ BHA कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया 50% के साथ। इसी के साथ MEHQ एंड ग्लूकोल की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया 50% के साथ। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में, अभी इस प्रोसेस में PPQ की कैपेसिटी आगे और बढ़ाने वाले हैं, जो कि ये अचीव कर लेंगे सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि R&D ब्रेक थ्रू आप देखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ब्रेक थ्रू है, तो उसमें कंपनी ने सक्सेसफुली डेवलप किया हेल्थ सीरीज़ को। बेसिकली ये हेल्थ सीरीज़ खुद कंपनी ने R&D करके ही बनाई, और इसी के साथ ये बनाने के बाद इंडिया में ये पहली कंपनी बनती है जो कि हेल्थ सीरीज़ को लेकर आती है और उसको मार्केट में उतारती है। साथ ही साथ इसका आप जो यूसेज देखोगे, ये पॉलीमराइजेशन इन हैबिटर, साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट, पेंट इंडस्ट्री, कोटिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका थ्रू आउट यूज़ किया जाता है। और रेवेन्यू कंसंट्रेशन पे आप नज़र डालोगे, सो जो इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है, तो बेसिकली कंपनी ने एक सिंगल क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन मेंशन किया है, जो कि इनका एक कस्टमर है जो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 12.5% टोटल रेवेन्यू का। सो ये कुछ की एस्पेक्ट्स थे। देन अभी हम आ गए हैं क्विकली अपने कुछ फाइनेंशियल्स पे। सो फाइनेंशियल्स पे भी हम एक बार नज़र डालते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इसका मार्केट कैपिटल है वो अराउंड 13,990 करोड़ की कंपनी है, जो कि आप कह सकते हो कि स्मॉल कैटेगरी में आती है। इसी के साथ स्टॉक पीस का 47 के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप नज़र डालोगे, सो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। ROCE एंड ROE आप देखोगे दोनों ही डबल डिजिट में, दोनों ही बहुत ह्यूज है, 44.5% और दूसरा है ROE 33.2% के साथ में। और डेप्ट इक्विटी देखोगे तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, जीरो डेप्ट है इसके पास। यहाँ पे आप डेप्ट देखोगे तो फॉर श्योर ये शॉर्ट टर्म का ही होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें डेप्ट इक्विटी जीरो दिख रहा है। सो शॉर्ट टर्म का डेप्ट चल जाता है, बट द गुड थिंग इज़ कंपनी इज़ डेप्ट फ्री। देन इसी के साथ आपको करंट प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये स्लाइड 1-2 दिन पहले की है, तो अभी जो आज का इसका करंट प्राइस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1293। सो ये इसका करंट प्राइस है जिस पे अभी मार्केट में ये अवेलेबल है, और ये अपना 1300 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे आ गया है। सो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें थोड़ी गिरावट रहे। सो इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इसका हाई रहा था, लो रहा था, 52 वीक्स हाई एंड लो। सो 1980 का इसका हाई रहा है। सो अपने ऑल टाइम, नॉट ऑल टाइम, 52 वीक हाई से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी अवेलेबल है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड इसके अलावा हम देखें डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। और यहाँ पे मैक्सिमम इसका PE रेशियो यहाँ पे एक ग्राफ लगाया हुआ है। सो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जो इसका मीडियन रहा है, ऑन एन एवरेज मीडियन इसका 78.8 का मीडियन दिखा रहा है। तो इस कंपनी को भी लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं इस कंपनी को लिस्ट हुए हुए। और जब से इसकी लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के टाइम पे बुल मार्केट में ही लिस्टिंग हुई थी, 2021 में इसका IPO आया था। तो बुल मार्केट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पीक पे गया, लेकिन उसके बाद से काफ़ी ये डाउन परफॉर्मेंस दे रहा है अभी। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
जो करंटली जो ये अवेलेबल है अराउंड आप कह सकते हो 48p के आसपास ये अवेलेबल है, और इसका जो मीडियन पी रहा है वो 78.8 का रहा है। सो अपने ऑल टाइम आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज जो मीडियन है उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी अवेलेबल है आपको। एंड इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स कंपनी के मेंशन है। तो जैसा हमने देखा डेट फ्री कंपनी है, इसी के साथ जो इसकी एक्सपेक्टेशन की गई है कि इस क्वार्टर कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, माइट भी कंपनी के नंबर इतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने देखा जैसे कि ये एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, तो इतनी एक्सपेक्टेशन करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अभी जितनी भी केमिकल कंपनीज़ हैं जैसे फाइन ऑर्गेनिक के भी नंबर आए वो भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन से कम रहे थे। सो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना है शॉर्ट टाइम के लिए। और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा जो 5 साल का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है CAGR 43.3% का इसने निकाल के दिया था। 3 साल का ROC काफ़ी अच्छा है 36.4% का है, और डिविडेंड इस काफ़ी हेल्दी ये पे आउट कर रहा है। देन कॉन्स में अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो वो एक फैक्टर है। देन यहाँ पे कंपनी के सारे कंपटीटर्स दिए हुए हैं। सो काफ़ी नामी कंपटीटर्स हैं जिससे कंपनी कम्पीट कर रही है अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पिडिलाइट है टॉप पे, SRF है, देन नाम में सोलर इंडस्ट्रीज़ है, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स हैं, देन दीपक नाइट्रेट हो गया, टाटा केमिकल हो गया। सो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जिससे कम्पीट कर रहा है। बट इसकी स्पेशलिटी अगेन ये हो जाती है कि ये क्लीन केमिस्ट्री में काम करता हुआ दिखाई देता है, जो कि इसके कंपटीटर्स क्लीन में नहीं है, क्लीन केमिकल्स में। सो ये एडेड एडवांटेज है इस कंपनी को। देन यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स मेंशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसके सेल्स हुई है 2020 जून 2020 से डेटा अवेलेबल है हमारे पास। सो इसमें इनकन्सिस्टेंसी दिखेगी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो चल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे 113 से 140 होता है, बहुत अच्छा रेवेन्यू में जंप आता है। देन उसके बाद डिप आ जाता है, फिर से इसमें इंक्रीमेंट होता है, यहाँ फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर होता है 181 होता है, 205 पे आता है, 200 के रेंज में आ जाता है, फिर 200 के रेंज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बट अभी लास्ट 2 क्वार्टर से आप देखोगे सो एक तरीके से नीचे ही जा रहा है, कि बहुत ज़्यादा जो सितंबर में इसका सेल्स हुआ था उसको ही मेंटेन नहीं, अभी भी टच नहीं कर पाया। सो ये एक फैक्टर है जो कि शॉर्ट टर्म वालों को पता होना चाहिए। देन यहाँ पे आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मार्जिन कंपनी कितना निकाल पा रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे अराउंड 50% का पहले ये मार्जिन निकालती थी, वे ह्यूज था, और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख पाई थी। थोड़े टाइम फिर और इंक्रीज़ हुआ था, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी कुछ टाइम से यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी स्ट्रगल कर रही है, बट धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल आ रही है। अराउंड जो कि हमारा लास्ट क्वार्टर था उसमें 48% का वापस से इसने मार्जिन निकाला था। सो अभी जब भी इसके नंबर्स आएंगे सो उस पर उसके नंबर्स को हमें खासकर ध्यान दे के पढ़ना है, और उसका मार्जिन पर भी हमें ध्यान रखना है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, और बेसिकली फाइनल प्रॉफिट ही हमारा फाइनल प्रॉफिट ही रहता है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, फिर यहाँ पे डिप आ जाता है, देन फिर इंक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, और ऑलमोस्ट ये 58 के रेंज में रहता है। देन यहाँ पे 60 के रेंज में ये काम करने लगता है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी मेंटेन कर पा रही है। ये एक फैक्टर है जो कि शॉर्ट टर्म का है, जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है अभी। बट अगेन लॉन्ग टर्म में कहानी पूरी चेंज हो जाती है, और ये ईयरली डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें यहाँ पे सेल्स में नज़र डालोगे, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेल्स में कि कंटिन्यूस सेल्स में इंक्रीमेंट ही हो रहा है साल दर साल। तो मार्च 2018 से डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 241 से 393 होता है, देन 419 होता है, 512 होता है, 685 होता है, और करंटली आप मार्च 2023 में जो क्लोजिंग रही थी वो 936 के साथ होता है। तो यहाँ पे हमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रेवेन्यू सेल्स में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। देन इसी के साथ जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस पर आप नज़र डालोगे, सो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है साल दर साल। बस ये लास्ट 2 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है, बट स्टिल 44% 43% इज़ वे ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि कंपनी निकाल के दे पा रही है अपने इन्वेस्टर्स को। इसी के साथ यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट है उस पर अगर हम नज़र डालें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर इंक्रीमेंट 49 से 98, देन 140, देन 198, 228 एंड 295 थ्रू आउट बहुत ही अच्छे लेवल से इंक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स, दोनों ही। कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और यहाँ पे कंपनी के लास्ट 10 साल के डेटा हैं, बेसिकली 10 साल का अवेलेबल नहीं है, मोस्टली 5 साल के डेटा तो अवेलेबल हमें दिख रहे हैं। सो जो कंपाउंडेड ग्रोथ सेल्स ग्रोथ रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, दोनों ही डबल डिजिट में है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 31% के साथ मेंटेन कर पाई है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो भी काफ़ी अच्छे से रही है, 5 साल में 43%, 3 साल में 28, और अभी इस ईयर में 29%। स्टॉक प्राइस के जो CAGR हैं, सो कंपनी को तो अभी 2 ही साल हुआ है लिस्ट हुए हैं, और जब से लिस्टिंग हुई है तब से इसका डाउनफॉल नहीं चल रहा है। सो ये एक फैक्टर है, बट अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरे को शॉर्ट टर्म ही दिख रहा है। आने वाले टाइम में जैसे ही लॉन्ग टर्म में सिचुएशन सही होती है, एक्सपोर्ट्स के डेटा सही आना शुरू होते हैं, सो स्टॉक प्राइस में भी फॉर श्योर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने देखा रेवेन्यू में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉफिट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुए हैं। बस स्टॉक प्राइस हमें इन दोनों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। बट जैसे ही एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन सही होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशन सही होती है, तो स्टॉक प्राइस भी जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है उसको रिस्पेक्ट देगा, और उसी के हिसाब से आपको भागता हुआ दिखाई देगा। देन रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो 5 साल का बहुत ही अच्छा है 38%, देन 36% 3 साल का, और लास्ट साल का 33% के साथ में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग। सो जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई सो उसके बाद से आप देखोगे 94.6.5% का स्टेक था, और जैसा कि हमें पता होता है रेशियो मेंटेन करना पड़ता है 75:25 का। सो उसी पे कंपनी काम करते हुए आपको दिखाई देगी। और जो जून 2023 का क्वार्टर रहा था उसमें आप देखोगे कंपनी ने ऑलमोस्ट ये रेशियो मेंटेन कर लिया है, 74.98 का है, ऑलमोस्ट 75% स्टेक जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स खुद ही ओन करते हैं।
इसी के साथ आपको यहाँ को देखने को मिलेगा कि FIs जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें आप कह सकते हो बाइंग करी हुई है। पहले 0 थी, DIs भी 0 थी, पर FIs ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स बनाई है, 5% के आसपास होल्ड करती है, और DIs भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स बना के रखी है, अराउंड आप देख सकते हो 6% के आसपास होल्ड करती है, और कंटिन्यूस दोनों ने ही इसमें इंक्रीमेंट करते रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है कि FIs DIs की भी होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है इस कंपनी में। इन पब्लिक का आप देखोगे, पब्लिक अराउंड 12% के आसपास का ओन करती है। देन इसके टेक्निकल्स अगर हम देखें सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं रहा है, क्योंकि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद से डाउनफॉल में ही चल रहा है ये स्टॉक। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक साल के अंदर कंपनी डाउन है 23.90% के साथ में, जो कि मोटे मोटे तौर पर 24% पकड़ लीजिए आप, एक साल में 24% डाउन ये कंपनी मिल रही है आपको। देन इसके अलावा अगर आप देखोगे इसका मैक्सिमम जब से इसकी लिस्टिंग होती है 23 जुलाई 2021 से, सो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑल जब से इसकी लिस्टिंग होती है उस हिसाब से ये अराउंड 21% डाउन है। सो दोनों ही लेवल पे काफ़ी अच्छा डाउन मिल रहा है। सो ये एक फैक्टर हो जाता है। और अगर हम इसका स्पेसिफिकली टेक्निकल्स देखें सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो एक क्रूशियल सपोर्ट था और साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम कह सकते हैं जो कि 1300 का रहा था। सो इस पर कई बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1300 पे कई बार इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल खेला है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा ब्लॉक है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। सो और यहाँ पे अगेन वापस 1300 के आसपास ही परफॉर्म कर रहा था, बट इसका जो 1300 का लेवल था वो इसने ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करके अभी ये करंटली 1293 के स्टॉक प्राइस पे आपको अवेलेबल है। RSI देखोगे तो ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है, 29.7 का दिख रहा है, सो ये भी बहुत ही अच्छा है। दैट मीन्स हैवी फियर में ये आपको स्टॉक अवेलेबल है करेंटली। और वही अगेन हम अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, सो शॉर्ट टर्म में इसका जो रेजिस्टेंस बनने वाला है वो 1300 का ही बनने वाला है। सो ये एक लेवल है जिसको आपको ध्यान देके चलना चाहिए, ये इसका रेजिस्टेंस साबित होगा। देन इसके अलावा अगर मैं फर्दर इसका नियर टाइम रेजिस्टेंस बताऊं तो वो अगेन साइकोलॉजिकल लेवल 1500 का आ रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसने कई बार इसको रेजिस्ट किया था, यहाँ पे भी रेजिस्ट किया था, यानी इसी के साथ यहाँ पे भी रेजिस्ट किया था। सो ये एक फैक्टर है। सो 1300 से 1500 के रेंज में ये घूम रहा था कई टाइम से, और इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा ये पूरी घुमा फिरा के 1550 और 1250 इसी रेंज में ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं सो 1300 के ऊपर ये जाएगा, बट अगर कंपनी के नंबर नहीं अच्छे आते हैं सो ये हमें करंट लेवल से भी फिसलता हुआ नीचे दिखाई दे सकता है। सो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है इस कंपनी के बारे में। अब तो यहाँ पे अगर कंक्लूड करें सो फाइनल कंक्लूजन मेरा यही रहेगा, अगर इसके फंडामेंटल्स हम देखें सो फंडामेंटल्स इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखें सो 75% का प्रमोटर्स स्टेक होल्ड करते हैं। इसी के साथ हम रेवेन्यू देखें, साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट देखें, दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। और इसकी अगर आप देखोगे ग्लोबल प्रेजेंस वो भी काफ़ी अच्छी रही है। सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसी के साथ आप इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे सो कितने बहुत से ऐसे इसके प्रोडक्ट हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फर्स्ट रैंक पे आते हैं। देन इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग पे सेकंड नंबर पे आते हैं, और इंडिया के अंदर कितने इनके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फर्स्ट नंबर रैंकिंग पे आते हैं। सो ऑल टुगेदर फंडामेंटल इज़ वेरी गुड, फंडामेंटली कंपनी इज़ वेरी वेरी साउंड। बट निगेटिव एक्सपेक्ट्स में अगर हम बात करें सो अगेन स्लाइड्स का निगेटिव पॉइंट एक आता है कि कंपनी स्मॉल कैप है, सो स्लाइटली सी रिस्की है। सो इसमें रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है, और ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ फॉर श्योर। मैं मतलब गारंटी स्पेसिफिकली तो नहीं कहेंगे, इन शॉर्ट मैं अगर बोलूँ तो पर्सनल ओपिनियन और मेरी गट फीलिंग्स ये बोलती है कि आने वाले टाइम में ये एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हर वो पोटेंशियल है जो एक मल्टीबैगर स्टॉक में होनी चाहिए। सो आने वाले टाइम में फॉर श्योर मार्केट इसे रिवॉर्ड देगा, और मेरा ये गट फीलिंग्स है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकती है कंपनी। बट रिस्क एपेटाइट और स्मॉल कैप कंपनी होने के वजह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करें। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे, सो प्लीज़ अप्रिशिएट अस बाय लाइकिंग टू अवर वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू अवर यूट्यूब चैनल। और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने का वीडियो चाहिए सो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने फर्दर वीडियोस लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।